नहीं है, इसमें आपने गत्तों से इसको बंद कर रखा है। हाँ वही, ठंड में बरसात में कमरे में खिड़की भी नहीं है। धूप आती है कमरे में? हाँ, धूप कमरे में नहीं आती है, कमरे में धूप नहीं आती है। सोचिए 150 से 200 स्क्वायर फीट के कमरे में 4 पलंग है, 4 बच्चे रहते हैं। और अगर मैं कमरे की टेबल की हालत भी दिखाऊं तो बस है ये कमरे में ये सामान। मतलब इतने अभावों के बीच में तैयारी करना, इतनी अव्यवस्था के बीच में तैयारी करना अपने आप में एक चैलेंज है। देखिए, हम लोग आदिवासी हैं तो जज्बा हम लोग का बड़ा होता है, ये बात तो है। तो खाने पीने में अगर हम लोग खाना ही बनाते रहेंगे तो हमारी पढ़ाई क्या हो जाएगी, हो पाएगी। हम लोगों को कुक उपलब्ध करा दे, जिस से पानी में उसका टेस्ट सही नहीं है, क्योंकि आयरन का मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। आपने स्वाद में भी अजीब सा है। कभी सोचा नहीं कि छोड़ दे तैयारी, कोई प्राइवेट नौकरी करे या कुछ और करे? कभी ऐसे मन में आया? अब हम लोग उधर गए ना इधर आए, हम लोग बीच में मतलब तराजू के डंडे में हम लोग हैं। और रही बात, हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग कम सुविधाओं में ही रहना हम लोग का आदत है। हम लोगों को उस तरह से लग्जरियस जीवन चाहिए नहीं होता है। मैं इस वक्त एक कमरे में मौजूद हूँ। ये है आदिवासी हॉस्टल, जो कि है रांची में, रांची झारखंड की राजधानी। मैं इस कमरे को अगर आपको दिखाऊं तो मेरे इस तरफ एक हॉस्टल नुमा कमरा है, जो अमूमन जो है एक बच्चा जो तैयारी करता है वो इस प्रोसेस से गुज़रता है। ख़ास करके जो बाहर से बच्चे राजधानी में पढ़ने आते हैं, किसी भी शहर की, चाहे वो दिल्ली जाएं, चाहे वो झारखंड की राजधानी में आएँ, कमोवेश इसी तरीके का रूम होता है जो बच्चे तैयारी करते हैं। आज हम इस रूम में क्यों हैं? क्योंकि बच्चे जो हैं वो जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितताएँ और गड़बड़ी को लेकर धरने पे बैठे हैं बीते 13 दिन से। बातचीत चल रही है, संवाद की स्थिति बनी है, लेकिन आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि एक बच्चा जब तैयारी करता है तो वो किस परिस्थिति में और किन अभावों के साथ, किन मुश्किलों के साथ वो तैयारी करता है और आगे बढ़ता है। उसके साथ साथ वो लड़ता है, वो प्रोटेस्ट में भी है और वो तैयारी भी कर रहा है। ये सारे छात्र बारी बारी प्रोटेस्ट में भी जाते रहते हैं और यहाँ तैयारी भी करते हैं। तो हमने कोशिश करी कि हम यहाँ पहुँचे और समझें कि कैसे वो उनका जीवन चलता है, कैसे उनकी तैयारी चलती है और इन गड़बड़ियों से उनकी हिम्मत और उनका दिल कितना पसीजता और टूटता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है प्रकाश भगत। जी, आप ही का रूम है? जी, मेरा ही रूम है। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? हम तकरीबन तैयारी 4 साल से कर रहे हैं। और रांची में कब से हैं? रांची में हम यहाँ 16 से हैं, 17 से। जी। क्या, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ रहते हैं? मेरा ज़िला ये रांची ज़िला ही है, बट आपको रांची लोहरदगा बॉर्डर पड़ता है, बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है। तो दूर पड़ता था इसलिए आप केंद्र में आ गए? जी जी, दूर तो पड़ता है, आने जाने का सुविधा भी खास है नहीं। तो यहाँ पे कैसे तैयारी चल रही है आपकी? कोचिंग वगैरह या सेल्फ स्टडी? कोचिंग तो नहीं होता है, सेल्फ स्टडी ही करते हैं। कोचिंग किस लिए नहीं करते हैं? महंगी है या क्या कारण है? वही रीज़न है, समझिए, महंगी है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हम लोग। अभी रांची में एक प्रोटेस्ट चल रहा है जेपीएससी का लेके, आप लोग जाते हैं वहाँ? जी बिल्कुल जाते हैं। जेपीएससी जेएसएससी में जो गड़बड़ी हुई है, अनियमितताएं, उसमें जो धांधली जो सामने आ रही है, आए दिन सीआईडी द्वारा जांच हो रही, नए नए जो पोलें खुल रही हैं, तो ये सच में देखा जाए तो हम छात्रों के लिए बहुत ही दुखद बातें हैं। क्योंकि हम लोग कुछ आशा, कुछ उम्मीदें लेके आते हैं कि हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो अपने लिए कुछ जॉब रेफ़र कर पाएँ, हम लोग जॉब ले पाएँ, इस काबिल हम लोग तैयारी करते हैं। घर वालों को भी उम्मीद रहता है कि हाँ, बच्चा गया है घर छोड़ के रांची पढ़ाई करने, तो उनमें भी आशा उम्मीदें रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ जॉब तो ज़रूर करेगा। तो यही सोच के हम लोग तैयारी करते हैं काफ़ी दिनों से। जैसे हमने लास्ट में सीजीएल का एग्ज़ाम जब हमने दिया था 22 में, हमें सेंटर दे दिया गया था आपको साहेबगंज, यहाँ साहेबगंज लास्ट बॉर्डर में दे दिया सेंटर, और हमने वहाँ एग्ज़ाम दिया। उसके बाद में हम लोग एग्ज़ाम के बाद जब रिटर्निंग के लिए आ रहे थे, बस बैठे थे हम लोग आने के लिए, और बस वहाँ से छुट्टी भी नहीं थी, और खबर आती है कि नहीं, सो एग्ज़ाम रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। तो ये सब समस्याएं हैं। तो हम लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं, अपना खर्चा जो है घर से कुछ बहुत मिल पाता है, कुछ हम लोग खुद से काम वगैरह करके हम लोग अर्जित कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में इतना दूर हम लोग सेंटर जाते एग्ज़ाम देने,
और रथ जैसा जो घटनाएं होती है काफ़ी पीड़ा कभी कभी मनोबल को डाउन करने का भी काम करती है। उसके बाद फिर से तैयारी करने की हिम्मत लानी पड़ती है या बिल्कुल हिम्मत लाने के लिए भी सोचना पड़ता है फिर से। जैसे अभी आप दरोगा का वैकेंसी देखिए, लास्ट टाइमिंग हमने एक स्पेशल ब्रांच का एग्ज़ाम दिया था। पहला एग्ज़ाम 2018 में लोहरदगा में सेंटर दिया था। आज तक उस वैकेंसी का आता पता नहीं है। दरोगा का वैकेंसी भी नहीं आ रहा है। हम लोग उम्मीद जताए हैं कि चलिए वैकेंसी कुछ आएगा तो हम लोग उसमें भाग ले, प्रतियोगी परीक्षा में बैठे और हम लोग का भी सिलेक्शन हो। यही सब हम लोग का तैयारी रहता है, उम्मीद आशाएं रहती है। लेकिन आए दिन जैसे जेपीएससी चाहे जो भी प्रतियोगिता परीक्षा जो झारखंड में चल रही है, इसमें जो सिस्टम देखने को मिल रही, सिस्टम में जो करप्शन देखने को मिल रही, कहीं ना कहीं ये हम लोगों को नाराज करने का और मनोबल गिराने का काम कर रही है। क्या नाम है आपका भाई? जी मेरा नाम कर्मा मींज हुआ। मैं रांची जिला से ही है। अच्छा, रांची से ही? जी। कहाँ रहते हैं? अभी तो फिलहाल हॉस्टल में ही रहते हैं। नहीं, वैसे क्या एरिया है घर का? घर तो है इटकी है फिलहाल। अच्छा, तो आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? करीब अभी हो गया, ये 6ठा साल चल रहा है, लेकिन तैयारी 4 साल से चल रही है। ग्रेजुएशन करने आए थे या 12th करने आए थे? नहीं, 12th के बाद ही यहाँ, फिर ग्रेजुएशन के बाद ही आए हैं। पीजी कंप्लीट यहीं से किए हैं। अच्छा, वैसे तैयारी चल रहा है फिर। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो वैसे हम पीजी किए हैं, इंजीनियरिंग से किए हैं, वाटर डिपार्टमेंट से। तो वैसे हम लोग के ये पे देख के चले तो वैकेंसीज बहुत कम ही आते हैं। वैसे आप लोग भी इससे रूबरू होंगे ही कि जेई जैसे हुआ था आपका 18-19 में हुआ था, उसके बाद तो अभी तक आई ही नहीं है। एई का भी वही पता है कि अभी तक हम लोग एक बार भी अपेयर नहीं हुए हैं। जब हम लोग का कंप्लीट हुआ था 20 वाले बैच, हम लोग 16 से 20 वाले बीटेक वाले, तो हम लोग का अभी तक तो एई का भी कुछ अता पता नहीं है। और जेई का तो 18-19 में हुआ था, उसके बाद अभी फिलहाल आई नहीं है। तो फिर जो रेगुलर में आती है वही एग्ज़ाम सब देते हैं। जेपीएससी देते हैं? हाँ, जेपीएससी भी देते हैं। कैसा लगता है कि जब जो है आप एग्ज़ाम देते हैं और फिर उसमें गड़बड़ियाँ पाई जाती है? एग्ज़ाम देते वक्त तो ठीक लगता है कि चलो किसी वजह से एग्ज़ाम तो हो रही है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है, जैसे ही पता चलता है कि क्वेश्चन लीक है या फिर ऐसे वैसे कुछ त्रुटियाँ सामने आती है, तो फिर मन हताश हो जाती है कि मैम आए ही क्यों उतने दूर से, या फिर तैयारी क्यों कर रहे हैं। घर वाले इतने दिन से आप तैयारी कर रहे थे लंबे वक्त से, घर वालों की आशाएं टूटती हैं तो? हाँ, घर वालों की तो फोर्स बहुत ज़्यादा रहती है कि कभी तो कुछ कर लो। बहुत जब ये सबसे दुख की बात होती है कि जब घर के अगल बगल वालों की जब होती है तो घर वालों को फोर्स करते हैं कि फलना का हो रहा है, इसका हो रहा है, बगल वालों का हो रहा है, तो बुरा लगता है। वैसे में लगता है कि इससे अच्छा कि हम भी घर ही चल जाए। रांची में रह के भी नहीं हो पा रहा है तो फिर कैसे होगा। तो घर वाले भी वैसे बोलते हैं तो थोड़ा सा लोड रहता है, थोड़ी पड़ती है दिक्कतें। अच्छा, यहाँ जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं, आप दोनों से ये सवाल है मेरा कि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं इस कमरे में, जिस तरह का स्वरूप है, इस समय इतनी मुश्किलों के साथ मैं देख रहा हूँ, छोटा सा कमरा है, तो 2 लोग रहते हैं इस कमरे में? हाँ, कमरे में 2 लोग रहते हैं? इसमें हम लोग 6 कोई रहते हैं। 6 लोग रहते हैं इस कमरे जी। में, इस 4x4 के कमरे में? जी 5 कोई 6 कोई कभी घर गए हुए रहते हैं कुछ काम से, तो उनके वजह से हम लोग एडजस्टमेंट करके, मतलब हम लोग को यहीं रहना है, पढ़ना है, तो एडजस्टमेंट हम लोग कर ही लेते हैं उसको। और खाना वगैरह कैसे करते हैं? खाना वगैरह यहाँ मेस चलता है, मेस ना हो तो खुद से बना लेते हैं। मैं देख रहा हूँ, अगर कृति उस तरफ दिखाना जो किचन की व्यवस्था है, इसी तरीके से आप लोग खाना बनाते हैं? जी बिल्कुल। जब ऐसे मेस है, लेकिन जब वो नहीं होता हाँ, है तो? जब मेस नहीं होता है तो कभी कभी कुछ कारणोंवश मेस नहीं चल पाती है तो हम लोग खुद से बना के खाते हैं। तो इस कमरे में जैसे 6 लोग रहते हैं या 4, एक समय पे 3-4 लोग तो रहते ही होंगे, बिल्कुल। अलग-अलग सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं या अलग-अलग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो दिक्कत नहीं होता है इस इतने कम स्पेस में पढ़ाई करने में या समन्वय बैठाने में, या नहीं, ठीक रहता है? पढ़ाई एक्चुअली यहाँ हम लोग रहने का सोने का काम करते हैं। पढ़ाई करना रहता है तो हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं, या फिर ज़्यादातर पढ़ाई आप लोग जैसे लाइब्रेरी हाँ में जी, करते हैं? या फिर रात उत में पढ़ाई करना हो तो कमरे में पढ़ लेते हैं जब लगता है कि हाँ माहौल है पढ़ने लायक, तो वरना ज़्यादातर दिन में हो तो हम लोग लाइब्रेरी का यूज कर लेते हैं। ये समन्वय बनाना पड़ा होगा, नहीं तो दिक्कत बहुत होती है यहाँ पे, अगर तीनों लोग एक समय में पढ़ेंगे जी या अलग-अलग चीज़ की पढ़ाई करेंगे तो कैसे? अलग अलग चीज़ की हम लोग, सब कोई का अपना अपना पढ़ाई है। कोई जेएससी का तैयारी कर रहा है, तो कोई कॉलेज का पढ़ाई कर रहा है, तो कई सारी बातें हैं, सब कोई का अलग अलग पढ़ाई, तो हम लोग सेम डिस्कशन करके भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि सब अलग अलग तैयारी कर रहे होते हैं, तो इस तरह के होते हैं यहाँ तो पर। इसलिए लाइब्रेरी? जी लाइब्रेरी चले जाते हैं। तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है? बढ़िया रहता है वहाँ। मतलब आप यहाँ पे भी किराया दे रहे हैं?
फिर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में भी किराया दे रहे नहीं हैं? नहीं, इसे तो लाइब्रेरी में यहाँ किराया नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ यहाँ क्या सिर्फ रहने का है। क्या व्यवस्था है यहाँ हाँ, पे? यहाँ कैसे? रहने का हम लोग का व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये ट्राइबल कम्युनिटीज जी के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज के रिजर्व लिए रिजर्व है। और खाने में सिर्फ हम लोग को मेस फीस देना पड़ता है, बस यही है। लाइब्रेरी यहाँ पर ही आपको सेंट्रल लाइब्रेरी हो गया, स्टेट लाइब्रेरी हो गया, यहाँ बगल में भी कुछ लाइब्रेरी बनाए हुए गए हैं 2, तो हम लोग यहीं पर ही स्टडी कर लेते हैं। इससे हमने पहले स्टेट लाइब्रेरी जाया करता था, वहीं से तैयारी करता था। अच्छा, लेकिन इसकी अपनी लाइब्रेरी भी है? हाँ, इसकी अपनी लाइब्रेरी है कि अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है तो जाके पढ़ाई कर सकता है। ये पीने वाला पानी है? हाँ, ये तो हम लोग यही पानी का है। अच्छा, देख सकता हूँ मैं? दिखाना। इसमें कुछ तैर रहा है, रंग भी इसका अजीब है। थोड़ा सा आयरन का मात्रा ज़्यादा है, आयरन का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा है। स्वाद में भी अजीब सा है। तो पानी की क्या समस्या है यहाँ पे? पानी की समस्या वही पीने की पानी की समस्याएं हैं। कहाँ से लाते हैं आप लोग ये पानी? ये तो अभी उधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पीछे तरफ से। हमने कंप्लेन भी किया था कि हम लोगों के पास पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, तो तत्कालीन में हम लोगों का सुविधा दिया गया। बट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पीछे साइड में जो बिल्डिंगें बन रही है वहाँ का जो बोरिंग है उसी से हमने कनेक्शन किया है और अभी यहाँ पर ही उसको स्टोर करके पी रहे हैं। बट थोड़ा सा पानी में उसका टेस्ट सही नहीं है, क्योंकि आयरन का मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। आपने तो अभी पिया तो महसूस कर ही लिया। और दूसरी चीज़ तो है, आप लोग इसके लिए कंप्लेन वगैरह कहते हैं, कुछ शिकायत वगैरह करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल किए हैं। इसके लिए हम लोगों ने आवेदन भी दिया है कि हम लोगों को पानी की समस्याएं हैं, तो पानी का सुविधा जल्द से जल्द कराया जाए। तो बोलते हैं कि करेंगे, कराते हैं, कुछ ऐसा आश्वासन देते हैं? आश्वासन देते हैं। अभी तो बात आ रही कि फंड ही नहीं है। कोई भी चीज़ को लेके हम लोग जाते हैं तो बात आती कि फंड नहीं है। जैसे अभी मच्छर के बारे में बात हो रही थी भैया, आप बता रहे थे। देखिए, एक समस्या ये है हम लोग का में कि जल निकासी का ना समुचित व्यवस्था नहीं है। जो पानी आता है जब जैसे बरसात यहाँ खूब है भयानक ना, होती है। तो जब बारिश होगी उसके बाद में प्रॉपर जल निकासी का सुविधा नहीं है, जिसके कारण पानी जम जाता है। और जो हम लोग जो दैनिक के जो काम के जरिए जो भी पानी निकलता है, प्रॉपर चैनल नहीं है उसको बाहर निकलने का। तो नतीजन ये हो जाता है कि मच्छर की समस्या हम लोग को बहुत काफ़ी परेशान करता है। आप अभी महसूस कर पा रहे हैं मच्छर की समस्या। और एक बात ये भी है कि सालों से हमारे कैंपस में जो फॉगिंग जो होता था पहले, जो मच्छर भगाने के लिए, हाँ, या तो जैसे कुछ स्प्रे करने का, तो ये सब चीज़ सालों से नहीं हुआ है। मतलब डे टू डे होना चाहिए कुछ समय अंतराल में, लेकिन अब सालों से नहीं हो रहा है। तो पता नहीं हम लोग को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। कमरा भी देखने में या तो बहुत ही पुराना सा लग रहा है, तो कभी इसकी डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं होती है? लेकिन अभी फिलहाल जैसे मैं देख काफी रहा हूँ दिनों कि ये से शीशा भी नहीं है इसमें, आपने गत्तों से इसको बंद कर रखा है। तो ठंड में तो दिक्कत होती है। हाँ, वही ठंड में, बरसात में। कमरे में खिड़की भी नहीं है। धूप आती है कमरे में? हाँ, धूप कमरे में नहीं आती है। कमरे में धूप नहीं आती है। बिना धूप के तो और मतलब कैसे आप लोग? पलंग इस रूम में 1 दिखाई कि 2 3 4 कमरा कितना होगा? 200 स्क्वायर फीट का कमरा होगा, है ना? 150 से 200 के बीच में होगा। सोचिए, 150 से 200 स्क्वायर फीट के कमरे में 4 पलंग है, 4 बच्चे रहते हैं और 4 टेबल है कोनों में, 1 उधर 2, उस तरफ 3 और इस तरफ 4। अब सोचिए, एक समय में 4 बच्चे अलग अलग एक ही कमरे में, इतने छोटे कमरे में कैसे तैयारी करते होंगे। और अगर मैं कमरे की टेबल की हालत भी दिखाऊं तो बस है ये कमरे में ये सामान। मतलब इतने अभावों के बीच में तैयारी करना, इतनी अव्यवस्था के बीच में तैयारी करना अपने आप में एक चैलेंज है। देखिए, हम लोग आदिवासी हैं तो जज्बा हम लोग का बड़ा होता है, ये बात तो है। हाँ, सुविधाओं की कमी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे परिस्थितियाँ बेहतर होंगी हमारे लिए भी और आने वाले समय जो नई पीढ़ियों के जो लोग आएंगे उनके लिए। नई पीढ़ी तो अपनी आवाज़ उठा ही रही है, एकदम जेंजी तो लगे हुए हैं। हम लोग हैं जो उम्मीद नहीं छोड़े हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि जो प्रशासन हो या तो यहाँ की जो सरकार है, ये केंद्र सरकार की भी बात है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों इस पर पहल करें। और अगर अब जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग कह दीजिए तो यहाँ के जो आदिवासी अनुसूचित जनजाति के एक कह दीजिए कि प्रतिनिधि पढ़ रहे हैं, जो गरीब आदिवासी जो होते हैं उनका कह दीजिए कि हम लोग
या अधिकतर लोग इसमें होंगे जो पहली पीढ़ी के लोग होंगे जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग रिप्रेजेंटेटिव एकदम। तो अगर हम लोग को अगर रास्ता अगर मान लीजिए कि थोड़ा ठीक-ठाक नहीं मिले, तो हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? और अगर जहाँ पर आगे बढ़ने की बात है, एक उदाहरण पेश करने की बात है, अगर वहीं पर हम लोग चूक जाते हैं, तो फिर आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो हतोत्साहित करने की और गाँव में जैसी जो और होगी। सारे बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके ही गाँव के, उनके लिए भी ये हताशा की बात एकदम होगी कि हताशा भैया की गए थे, बात होगी। भैया का नहीं हुआ, तो फिर वो भी डिमोटिवेट होते हैं। ये सब सुनने के लिए मिलता है हम लोग को। हाँ, इस तरह की बातें आती हैं गाँव में? एकदम आती है। मम्मी पापा फ़ोन करके बताते हैं कि मम्मी पापा ने जैसे कभी घर जाएँगे ना, हुँ। तो जब घर जाएँगे तो आँख से दूसरों के आँखों में जब आपसे बात कर रहे हैं, तो उनके आँखों में एक सवाल होता है कि क्या कर रहे हो? है ना? अच्छा, इसमें और एक चिंता की बात है, जैसे कि हम लोग के जो पिताजी सब होंगे खेती-बाड़ी करने वाले, तो वो श्रम के काम होता है, श्रम मेहनत का। अब उन लोगों की आयु इस तरीके से नहीं रह गई है कि अब मेरा केवल बात नहीं है, कमोबेश सभी छात्रों की वही स्थिति है कि अब उनकी आयु इतनी नहीं रह गई है कि वो पहले जैसे जी तोड़ मेहनत कर पाएँ, है ना? अब देख रहे हैं कि माता-पिता लोग का समय जा रहा है, उसके बावजूद हम लोग भी आस में उम्मीद है। एक निगाहें नहीं, अनेक निगाहें देख रही है उम्मीद की नज़र से। और दूसरी बात है कि जो आस-पड़ोस में लोग होते हैं, गाँव के लोग, हम लोग की तरफ तो पूरा पंचायत तक में चर्चा रहता है कि उसका बच्चा पढ़ रहा है, कुछ करेगा। हाँ, रांची में पढ़ रहा है। एक पंचायत तक के लोग, 1, 2, 3 पंचायत तक के लोग में भी चर्चा होता है कि उसका बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है। लेकिन फिर वहीं से एक हम लोग जाते हैं तो एक सवाल जो है कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, या अभी भी तैयारी कर रहे हो? तो ये सवाल हम लोग को भी काफ़ी चोट पहुँचाती है। सही बात, बिल्कुल पहुँचाएगी। दुःख तो लगता ही है, इतने लंबे वक़्त आपने अपना जवानी खपा दी इस चीज़ में। और हाँ, दुःख तो है इस कोई और बात का। चीज़ पे आपने नज़र नहीं डाली, कोई और काम करने का प्रयास नहीं करा। जीवन जवानी झोंक दी इसमें कि कुछ हो जाए, फिर अंततः कुछ हाथ नहीं लगता है तो हाँ, निराशा तब होती है। निराशा तो होती है, लेकिन हम लोग फिर उम्मीद फिर से एक बार संभालते हैं, फिर से कमर कसते हैं, फिर से उम्मीद पे प्रयास दुनिया करते ज़िंदा हैं। है। हाँ, एकदम उम्मीद पे दुनिया ज़िंदा है। शुक्रिया। बोलिए भैया, क्या कह रहे थे? जैसे कि छात्रावास की जो समस्याएं आपने देखी, छात्रावास की समस्याएं से अवगत हुआ, जैसे रंग रोगन भी काफ़ी दिनों से हुई नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ हम लोगों को क्या बोलते हैं, खाना पूर्ति वाला जो बात होती है ना, और रही बात हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग कम सुविधाओं में ही रहना हम लोग का आदत है। हम लोगों को उस तरह से लग्जरियस जीवन चाहिए नहीं होता है, तो उसी तरह से हम लोगों को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन सबसे बड़ी बातें होती है, हम लोग यहाँ पर ही आए हैं तो पढ़ाई, जैसे हमने बोला यहाँ लाइब्रेरी है, भैया बोल रहे थे स्टडी रूम है, तो स्टडी रूम है, वहाँ पर किसी प्रकार की पुस्तक वगैरह नहीं है। तो हमारे जो स्टडी रूम है उसमें पुस्तक वगैरह जल्द से जल्द सरकार के थ्रू से दिया जाए। और दूसरी चीज़, हम लोगों का सबसे प्राथमिकता चीज़ है खाने का। तो खाने पीने में अगर हम लोग खाना ही बनाते रहेंगे तो हमारी पढ़ाई क्या हो पाएगी। तो सरकार से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हम लोगों को कुक उपलब्ध करा दे, जिससे हमारे खाना बन सके। और छात्रवृत्ति की बहुत समस्याएं हैं, जैसे यहाँ की सरकारें कहती है, हमने छात्रावास के भी कई सारे मुद्दाओं पे गया, तो समस्या यही आ रही है कि नहीं, हमारे पास आवंटन नहीं है, हमारे पास कोष नहीं है। तो जब कल्याण विभाग के पास हमारे जनजातीय कल्याण के लिए इतने सारे जो कोष आते हैं, पैसे जो इतने सारे फंड आते हैं, वो आज कहाँ हैं? अगर केंद्र सरकार का हवाला देते हैं यहाँ के हमारे जो मंत्रीगण हैं, तो मैं केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि आप राजनीतिक जो मुद्दाएं हैं उसको साइड करके, उसको दरकिनार करके आप हम युवाओं का भविष्य के साथ में ना खेलें, और जल्द से जल्द हमारे राज्य में फंड रिलीज करने का काम करें, जिससे हम छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो सके। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम टीचर का तैयारी कर रहा हूँ। कितने समय से? करीब 15-16 से। 2015-16 से? हाँ। 11 साल हो गया। हो तो गया, मतलब वैकेंसी तो निकालता है नहीं, और निकलता है अभी तो उसी टाइप का निकलता है। तो आपका तो उम्र घट रहा होगा। घट तो रहा है। तो घर वाले और आपका जीवन कैसे चलेगा? वही तो सोच में पड़ गए हैं, अब क्या करे नहीं करे। एक तो समय से वैकेंसी आता नहीं, और आता भी है तो एग्ज़ाम लिखने जाते हैं, जैसे निकलता पता चल रहा है कि इतना लाख में मतलब सेट हो रहा है। एक तो क्वेश्चन मतलब पूछने रहता है, झारखंड से आता है क्वेश्चन, कहाँ से पता चलता है नहीं, सही भी हो रहा है। तो रांची से आप अपने कहाँ के रहने वाले हैं? हम मतलब गुमला सिरसई से।
अच्छा, तो आप अपने शहर से अनजान शहर में तैयारी कर रहे हैं 10 साल से, घर वालों का दबाव, समाज का दबाव, इन है। सब के साथ अब आगे का जीवन कैसे देखते हैं? हाँ, तो अंधकार में अभी है। कहने का मतलब घर जाते हैं तो सब मतलब पूछते क्या कर रहे हैं? क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या कर रहे बोलते तो मतलब तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर टीचर? तो अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो वैकेंसी आएगा तब तो करे कुछ। बोलते हैं बस थोड़ा-सा वो लोग के लिए मतलब लुभाग साइड में हो जाते हैं। और कुछ तो रास्ता है नहीं। तो कभी सोचा नहीं कि छोड़ दे तैयारी, कोई प्राइवेट नौकरी करे या कुछ और करे, कभी ऐसे मन में आया? अब हम लोग उधर गए ना इधर आए। हम लोग बीच में मतलब तराजू के डंडे में हम लोग हैं, है ना? अब उधर जाते हैं पर भी हम लोग काम से गए, इधर गए पर भी काम से गए। अब थोड़ा-सा है उम्मीद का मतलब जता रहे हैं कि अगर लक्ष्य ऊपर वाला का है तो कहीं अटक जाए बोल के। ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेपीएससी, जेएससी को लेके, को उम्मीद है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा? फ़ायदा ज होगा किससे नहीं होगा फ़ायदा? आप जाते हैं वहाँ? हाँ, कभी-कभी जाते हैं मतलब हर मतलब डेली तो जाते नहीं। अभी हम लोग का मतलब जेटेट का मतलब तैयारी कर रहे हैं तो कभी-कभी जाते हैं। कुछ-कुछ फंक्शन रहता है उस समय ये तो कभी घूमते-घूमते। अब डेली तो हम लोग वहाँ पर जा नहीं पाए कि हम लोग अब मतलब फ़िलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है। उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। आप क्या करते थे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामलाल उरांव है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लातेहार जिला के हैं। लातेहार। कितने साल से रह रहे हैं रांची में और यहाँ पे? मेरा बहुत सालों से यहाँ रह रहा हूँ। मैं भी बहुत सा एग्ज़ाम जेपीसी दिया और तैयारी किया और यहाँ जो आते हैं तो गांव से आते हैं तो घर परिवार का उम्मीद रहता है कि मेरा भाई बंधु गया है रांची में पढ़ने तो नौकरी करेगा तो कुछ राहत मिलेगा। अगर नौकरी नहीं करता है तो घर में भी छोटे भाई बहन भतीजा लोग कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि जब बड़ा भाई पढ़ाई कर रहा है तो उसको नौकरी ही नहीं लग रहा है तो हम पढ़ाई करके क्या करेंगे, इसलिए पढ़ाई में लोग ध्यान नहीं लगा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि झारखंड में आदिवासियों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। आदिवासी हॉस्टल में पिछले 3-4 सालों से यहाँ किसी का उस तरह का जो कि नियुक्ति पत्र जब वितरण होता है तो कोई भी छात्र का नियुक्ति पत्र लेने के लिए शामिल नहीं होता है क्योंकि यहाँ के छात्रों को किसी को नौकरी लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ सिस्टम में गड़बड़ है कि सरकार किसको नियुक्ति पत्र बांट रही है। तो इन सभी मुद्दों को जारी करते हुए यहाँ छात्रों में बहुत असंतोष की भावना फैला हुआ है कि क्या करे क्या नहीं, सब तरह से भटक चुके हैं और सरकार यह उम्मीदों थी उस सब में पानी फिर चुका है। तो इस तरह की छात्रावास में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जब हम सरकार को उम्मीद के साथ अपनी सरकार स्थापित करवाएं तो यहाँ छात्रावास में नौकरी के नाम पर ख़त्म सा हो गया है। किसको नौकरी मिल रहा है पते नहीं है। जैसे आपको नगर निगम के बहाली हुआ और सचिवालय के बहाली हुआ या सहायक आचार्य की बहाली हुआ, यहाँ के छात्रावास में मतलब देखने को नहीं मिला। तो लग रहा है कि आखिर किसको नियुक्ति पत्र बांट रहा है। तो छात्रों में असंतोष की भावना फैली हुई है। आपकी बातों से मुझे आपकी तरह की बात करने के तरीकों में एक नाउम्मीदी दिख रही है। क्या आपको लगता है कि सिस्टम कभी बदल पाएगा? तो इतने लंबे वक्त से तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं, साल दर साल एक ही जैसी चीज़ें हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की ओर से यदि अपने सिस्टम को सुधारता है तो अंतिम उम्मीद बैठा हूं कि अगर छात्रों में नौकरी मिलने की संभावना पूरा है और अंतिम उम्मीद तो हम लोग ही रखे हैं। अगर हम लोग बैरंग घर लौटते हैं तो हम लोग को ना किसी सरकार में विश्वास है, ना आम पब्लिक हम लोग की इज्जत करेगा। तो हम लोग पढ़ाई लिखाई से मतलब समाज में पढ़ना लिखना जो संदेश जाता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ रोज़गार या पेशा या नौकरी मिलने की उम्मीद है, तो इस तरह आदिवासी समाज पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं करेगा। मैं समझ रहा हूँ आपके कहने का मतलब कि जैसे जो बच्चे बाहर गांव से यहाँ पढ़ने आए हैं, जब उन्हें ही नौकरी नहीं मिलेगी तो गांव में एक मैसेज जाएगा कि पढ़ाई लिखाई से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ। यही कहना चाह रहे हैं?
ना? बस यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत दूर सुदूर इलाकों से गांव से आता है, राजधानी झारखंड राज्य की राजधानी में पढ़ाई करके उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रुचि नहीं दिखाएंगे। और ये झारखंड की राजधानी में और 15 सालों से तैयारी कर रहा है, वो बच्चे को बैरंग लौटता है, तो इसमें सरकार की नीतियाँ योजना जो भी हो उसमें असंतोष की भावना कूट-कूट के भर चुकी है। क्या नाम है आपका भैया? बैठ जाऊँ थोड़ा सा, किसी हाँ, बैठ जाइए। बैठ जाऊँ। फिर तो तुम भी इधर बैठ जाइए, आप भी इधर बैठ जाइए। मेरा नाम सचिन भगत हुआ। अच्छा, आप इसी हॉस्टल में रहते हैं? हाँ, ये मेरा पीजी हॉस्टल है, जस्ट बगल में, कैंपस से ही है। अच्छा, अच्छा। कहाँ से हैं आप भगत जी? हम गुमला जिला का घाघरा प्रखंड से आ रहे हैं। तो क्या तैयारी करने आए थे या पढ़ाई करने आए थे? देखिए, हम तो तैयारी करने आए थे, लेकिन जैसे ग्रेजुएशन किए, उसके बाद मास्टर्स किए, उसके बाद में उस टाइम हम दिए थे एक एग्ज़ाम, यही सीजीएल का ही बात है, और उसके बाद में उसी टाइम रद्द हो गया। तो उसके बाद में हमको समझ में आया कि चीज़ें थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो साथ ही साथ में आगे कुछ कर लेते हैं। इसके लिए हम नेट का तैयारी किए, उसके बाद में पीएचडी ज्वाइन कर लिए। तो यही बात अभी हम शुरू हाँ, बिहाइंड द ऑफ द कैमरा बता भी रहे थे। हाँ, बताइए बता वो भी रहे कहानी। थे। तो जैसे कि हम लोग के साथ में अभी जो नियम कानून बनाने वाले हैं, उनसे थोड़ा अपील भी है और थोड़ा असंतोष भी है कि अभी हम लोग के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार एक कानून लाने का जो पहल कर रही है, नियम बनाने का पहल कर रही है, वो हम लोग के लिए पूरी तरह से घातक है। ख़ासकर जो गरीब छात्र हैं, जो अपने मेरिट पे भरोसा करते हैं, तैयारी पे भरोसा करते हैं, उनके लिए इससे समस्या उत्पन्न होंगी। क्योंकि सरकार कुछ इस तरीके से नियम लाना चाह रही है, जिसमें कि सरकार ये चाह रही है कि अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पर लिखित परीक्षा अनिवार्य किया जाएगा। तो इसमें मेरा ये मानना है कि चूँकि जो लोग नेट करते हैं, वही पीएचडी में एनरोल होते हैं, और नेट करने के बाद में वो मिनिमम जो योग्यता होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो नेट पास करने के बाद में अगर कोई पीएचडी में एनरोल होता है और पीएचडी में अगर 3 साल 5 साल समय देता है, उसके बाद में आप उसको ये सारी जो योग्यताएं हैं उसको नकार करके आप कहिएगा कि हम लिखित परीक्षा लें, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनटीए के जरिए जो नेट का एग्जाम ली थी, तो वो उसका क्या महत्व रह जाएगा। ठीक है, सरकार अपना पक्ष रखती है कि उसका कहना है कि हम लोग इसको वेटेज देंगे, लेकिन अगर जो झारखंड राज्य में जो अलग से परीक्षा लेगी, अगर उसी में वो फेल कर जा रहा है, तो वो किस आधार पे वो नेट में पास किया था? अगर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पास कर रहा है तो एलिजिबल तो मानना चाहिए, या तो सरकार को ये तय करना चाहिए कि ये जो झारखंड सरकार ही जो परीक्षा लेगी वो पूरे देश में मान्य होगा। होना चाहिए ना इस तरीके से। अगर सबसे बड़ा एग्जाम आप यहीं के एग्जाम को मानिएगा तो पूरा देश में उसी को लागू कर दीजिए, क्योंकि नेट तो ये बात स्वीकारती है कि जो नेट पास कर रहा है वो पूरे देश के किसी भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता रखते हैं। तो हम लोग को इस बात की चिंता है कि अगर राज्य सरकार ये नियम लेकर आती है तो जो बच्चे नेट का पास करके पीएचडी करके जो बैठेंगे और जिसको केवल एपीआई का स्तर को देखते हुए उसका वेटेज ऐड होता है, और साथ ही उसका जो फैसला है इंटरव्यू में होता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा वो किस लायक है या नहीं है, वो तो नेट के परीक्षा में तय हो ही जा रहा है, या स्टेट जेट के रूप में भी लेती है, तो उससे तो उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो तो पता चल ही जा रहा है। रही बात कि उसका जो बातचीत करने का प्रेजेंटेशन कैसा है, उसके लिए इंटरव्यू हो जाता था। तो ये जो 3 चीज़ है, जिसमें कि एक नेट हो गया, उसके बाद में हो गया जो एपीआई का जो स्कोर हम लोग का बनता है वो हो गया, और तीसरा इंटरव्यू, ये तीनों चीज़ें मिलकर हम लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर का फैसला होता था कि कौन बनने लायक है। तो हम लोग को इस बात की चिंता है अभी कि परीक्षा आएगी तो जिस तरीके से झारखंड में प्रत्येक परीक्षाओं का जो सिलसिला जो दिख रहा है, उसमें आए दिन पेपर लीक, धांधली, इस तरीके की बात हो रहा है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं अंदेशा इस बात का है कि ये नियम ला करके हम लोगों को, जो गरीब छात्र हैं, उनको बाहर रखने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक बात है, ये तो आपकी एक समस्याएं हो गई। उसके इतर आप इतने लंबे वक्त से यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, कितने सारे छात्र आपकी तरह जीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, आए होंगे, पढ़ते होंगे, कैसे देखते हैं आप इन सबको, बेचारों की मेहनत,
सालों की मेहनत, इतनी दूर से आके यहाँ रहना, घर वालों से दूर रहना, पढ़ाई करना, तैयारी करना? देखिए, सबसे पहले तो इस पे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि हम लोग अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब से उससे बिलॉन्ग करते हैं। जी। और इसमें हम लोग को एक पॉजिटिव बात ये है कि कल्याण विभाग के ज़रिए, जो झारखंड सरकार कल्याण विभाग के ज़रिए जो हम लोग को ये एक छात्रावास स्थापित कर दिया गया है। तो कम से कम यहाँ पर हम लोग को एक आश्रय मिल जाता है। हाँ, लेकिन उसमें क्या सुविधाएँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये बात की बात है। जैसे अभी हम लोग को फिलहाल में दिक्कत ये है कि एक छात्रावास में तो एक बावर्ची है, बाकी छात्रावासों में बावर्ची नहीं है, जो कि ये पूर्व सृजित पद है। और जिसमें पहले बावर्ची हुआ करते थे, हर एक छात्रावास में 2 बावर्ची हुआ करते थे। वो सब रिटायर कर गए और काफ़ी समय से बावर्चियों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो मजबूरीवश हम लोग को ये करना पड़ता है कि एक अव्यवस्था से चल रहा है, कभी किसी को प्राइवेट में लेके आते हैं, कोई ज़्यादा पैसा बोलता है, कुछ दिन काम करता है, फिर छोड़ के चला जाता है। तो इस तरीके की समस्याएँ नज़र आ रही हैं। दूसरी बात ये है कि ये तो हम यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सरकार उससे अपील भी करेंगे कि झारखंड में सही से लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरा ये मानना है कि लाइब्रेरी उसे कहेंगे हम जहाँ पर किताबें हो, किताबों का संग्रह हो और पढ़ने के लिए जगह हो। तो हमारे पास ऐसे है कि जितने भी लाइब्रेरी जहाँ दिखाया जाता है, जो सो कॉल्ड अभी लाइब्रेरी है, तो अधिकतर लाइब्रेरी ऐसे है जो कि लाइब्रेरी ना कह के उसको स्टडी रूम कहा जा सकता है। क्योंकि अब किताबों का अभाव है, या तो कुछ किताबें हैं भी तो वो 30 साल पुरानी है या कब की है, उसका कोई ये नहीं है। पर ठीक है, पुरानी किताबें होनी चाहिए, उनको भी पढ़ने की जरूरत है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नई जो किताबें हैं उनका संग्रह भी अपडेट होते रहना चाहिए। अपडेट होने की ज़रूरत है, एकदम लाइब्रेरी में। आवश्यकता है। और एक ठीक-ठाक से अगर किसी कोई रिसर्च के दृष्टिकोण से या कोई शौकिया भी अगर पढ़ने वाला हो, तो उस लेवल का हमको चाहिए, हमको लगता है कि सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि कम से कम झारखंड में या तो राजधानी में या तो और जगह भी, कम से कम जिला में भी होनी चाहिए लाइब्रेरी, इस तरीके से जहाँ की बच्चे जो है हर किताब तो खरीद नहीं पाएंगे, तो अपना इशू करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। नहीं, ये तो बात है कि आपने कही। इसके अलावा मैं आदिवासी छात्रावास की अगर बात करूँ और छात्रावास के अलावा भी मैं यहाँ रह रहे बच्चों की बात करूँ, तैयारी के प्रति उम्मीद की बात करूँ और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग जैसे आदिवासी, आपको बताया कि आदिवासी से बिलोंग करते हैं, तो देखिए आदिवासी का नेचर जो है अन्य यहाँ पर जो समुदाय है उनसे थोड़ा विभिन्न है। भिन्न इसलिए है क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि सबको तो नौकरी नहीं लग सकता है ना, सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता, ये सच्चाई भी है। लेकिन हम सबको नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी क्या है कि हमारा जो बैकलॉग में 3.25 लाख जैसे पद खाली है, ST SC OBC का जो बैकलॉग पद है, उस पे भी पहल नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात ये है कि जब परीक्षा हो, लोगों को अवसर मिले और पारदर्शी परीक्षा हो, तो बच्चे उस पे और साथ ही साथ टाइम टू टाइम परीक्षा हो। और जब ये चीज़ होगा, बच्चे उस पे अपियर होंगे, फिर 2-4 अवसर मिले, तो वो खुद समझ लेंगे कि मुझे क्या कर सकते हैं या करने लायक है, नहीं है ना? यहाँ पर तो 5-5 साल में अगर अवसर मिलेगा, तो अपने आप को आँकने का भी मौका नहीं मिल पाता है। अगर लगातार प्रत्येक साल अगर एग्ज़ाम हो, तो ऐसे होगा कि इस बार क्या कमी रह गई, तो अगली बार तैयारी करेंगे। 2-3 बार अटेम्प्ट देने के बाद में समझ में आएगा कि ये मेरे बस की बात है कि नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि हम लोग जैसे बोला जाता है कि ठीक है, कोई रोजगार कर लीजिए, कोई बिजनेस कर लीजिए, तो आप आदिवासी मानसिकता को समझिए। चूंकि मैं एंथ्रोपोलॉजी का छात्र रहा हूँ, इसीलिए आदिवासी में बिजनेस का जो गुण है ना, जो अंदर में होना चाहिए, वो चीज़ नहीं देखा जाता है। आप उसको दुकान खोल करके दे दीजिए, ठीक है, वहाँ पर जो उधार मांगने आएगा वो दिल से सोचेगा, दिमाग से नहीं सोचेगा, उधार दे करके अपना एक दिन दुकान बंद करा लेगा। तो आदिवासी से अभी अब कुछ लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि आदिवासी को बहुत चालाकी नहीं आती है। वो इतना रूड, इतना कड़ा होकर के ये नहीं कर सकता है कि ये सामान मैं आपको नहीं दूंगा जब तक आप पैसे नहीं दोगे। ये बात नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात ये है कि हम लोग के पास में जो परंपरागत हम लोग का, जैसे हम उरांव जनजाति से संबंधित हैं, तो हम लोग का खेती बाड़ी का जो काम है, अब बड़े पैमाने पे खेत भी नहीं हम लोग के पास उतना, जो कि हम लोग बड़े पैमाने कर लें, या तो करते भी हैं तो आवागमन की सुविधा नहीं है, बाजार नहीं है, स्टोरेज रूम नहीं है ना। और दूसरी बात कि अगर हम लोग खेती ही करना था, तो हम लोग देखिए
इंटर करते, कुछ ट्रेनिंग करते एग्रीकल्चर का, और है वापस ना? चले जाने। हाँ, और चले जाते। हम्म, अब यहाँ पर हम लोग एक उम्मीद लेकर के आए हैं हम्म, कि हम लोग भी समाज का मुख्य धारा में जुड़ेंगे। हमारी जो प्रतिनिधित्व है सरकारी नौकरी में हो, चाहे तो जुडिशरी में हो, चाहे तो जो भी चीज़ें हैं जो सरकार जहाँ हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उन लोगों का एक तरीके से कह दीजिए हम लोग प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चीज़ों को और वहाँ पर आने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर चीज़ें फेयर नहीं होंगी तो फिर यही होगा कि हम लोग तैयारी करेंगे, परीक्षा लिखेंगे, उसके बाद में जब हम लोग मान लीजिए एक समय के बाद में जब हम लोग नाकाम होकर वापस लौटेंगे, तो बाकी जो लोग हैं, जो हम लोग को देखने वाले, उन लोग को भी ये लगेगा कि पढ़ लिख के भी बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मजबूरी बस एक गलत मैसेज जाएगा कि पढ़ने लिखने से भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो ये कह दीजिए कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है या तो उसको डिमोटिवेट करने का काम करेगी। एक चीज़ अच्छा, क्योंकि आपने आदिवासी समाज पे इतनी सारी बात की, मैं लगातार ग्राउंड में घूमता रहता हूँ, रिपोर्ट करता रहता हूँ गाँव वगैरह जाकर, तो मैंने एक ट्रेंड महसूस करा, खास करके रांची के आसपास के जिलों में, कि आदिवासी समाज में बच्चे सच में पढ़ाई से पीछे हट रहे हैं। ऐसा मैंने महसूस करा। क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, इसको अब दोनों ही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है? एक तो अभी मान लीजिए कि देखिए, यहाँ पर ये है कि जो टॉपर छात्र भी है, कहीं न कहीं वो टॉप करके आया है, कहीं न कहीं का टॉपर है, तैयारी कर रहा है, तेज़ तर्रार भी है, झलक भी रहा है, लेकिन जो सिस्टम है वो उसको फेल करा दे रहा है। अब इस स्थिति में गाँव के लोगों को ये पता है कि हाँ, वो तो यहाँ काफ़ी तेज़ तर्रार था, उसके बावजूद ये कैसे नाकामयाब रह गया। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये बात तो डिमोटिवेट करता है। हाँ। दूसरी बात ये है कि आप देखिए ना, हमारी अगर देखिए ये चीज़ है कि अगर हम ऊपर-ऊपर देखेंगे तो उसको समझ पाना मुश्किल है। हाँ, आप नीचे से जाइए, जी। है ना? आप जब नीचे से देखिएगा ना, तो हम लोग किस स्कूल में पढ़ के आए हैं, हम लोग जिस स्कूल में पढ़ के आए हैं वहाँ एक ही शिक्षक हिंदी पढ़ाता था, इंग्लिश पढ़ाता था, मैथ भी, साइंस भी। और अभी कमोबेश अभी के भी बच्चों का हालत वही है। और हमारे आदिवासी समुदाय के पास इतने पैसे नहीं है कि वो लोग बड़े-बड़े जैसे प्राइवेट स्कूल को मतलब कि उसमें पढ़ सके, उसको अफ़ोर्ड करने की क्षमता नहीं है। तो जड़ तो हम लोग के नीचे से कमज़ोर हो जा रहा है। हमारे जो बच्चे हैं वो गणित के शिक्षक ना होने के कारण, अंग्रेजी के शिक्षक ना होने के कारण, अंग्रेजी और गणित से उन लोगों का मतलब नीचे से ही उन लोग को डर हो जाता है। हाँ, बेस कमज़ोर हो जाता है, इससे डर हो जाता है। नतीजन क्या होता है कि आगे जब बड़े होते हैं तब उन लोगों को समझ में आता है कि चलिए अब कोचिंग भी करना है, तो वो चीज़ जब जड़ ही कमज़ोर हो गया तो फिर डरना तो स्वाभाविक ही है। तो ये सब भी चीज़ें हैं, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। तो और कोई बात अपनी रखना चाहता है? एग्ज़ाम से रिलेटेड, जेपीएससी से रिलेटेड, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को लेके? कोई भी अगर बात रखना चाहे, नहीं तो मैं फिर खत्म करूँ बातचीत। आप एक बात कह रहे थे जो छूट गई थी, आप दिखाना चाह रहे थे। हम बोल ये रहे थे कि जैसे हम लोग यहाँ तैयारी करते हैं, और रही बात आपको पता होगा कि प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती है उसमें कुछ क्षेत्रीय भाषाएं, जनजातीय भाषाएं को भी शामिल किया गया है। तो हमारा जो भाषा है जनजातीय भाषा कुड़ुक, तो हमने कुड़ुक भाषा में अपना एग्ज़ाम दिया था। जैसे एक पेपर पूरा होता है आपको 120 नंबर्स के, तो अच्छा 100 नंबर के होते हैं। इस पेपर में हमारे साथ हुआ ये था, इसे सिलेबस में गड़बड़ी बोला जाए या फिर क्वेश्चन बनाने वालों की गड़बड़ी बोला जाए, ये पर क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का आ रहा है। अब इसमें हमारे साथ हुआ क्या, अभी जो झारखंड में क्षेत्र कार्य का जो एग्ज़ाम हुआ, आपको इसमें 30 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। अच्छा। 30 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, और 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रिंटिंग मतलब प्रिंट में मिस्टेक था। इस तरह के थे कि उसको समझ पाना संभव नहीं था। तो देखा जाए तो लगभग आपको 41 क्वेश्चन में गड़बड़ियाँ आई थी। अब अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर के आ रहे हैं और 41 क्वेश्चन अगर मान लीजिए सिलेबस से बाहर है, आपको 30 क्वेश्चन 11 को क्वेश्चन ऐसा टाइपिंग मिस्टेक है कि उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह के जो समस्याएं आ रही हैं ये भी काफ़ी हम लोग के लिए दुखद है, क्योंकि यहाँ 1, 2, 3 मार्क्स की बात नहीं हो रही। 41 मतलब आपको 123 क्वेश्चन नंबर का बात आ जा रही है। तो 123 नंबर अगर हमारा कम आता है तो हम कंपटीशन में कहाँ आ पाएंगे।
ये तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगला जो भाषा वाले लोग हैं या फिर अगला लैंग्वेज जो चुन रहे हैं, जैसे हो गया आपको खोरठा, नागपुरी, वो लोग आपको 99 95 लेके आ रहे हैं और हमारे साथ आ रहा है कि हम प्रॉपर 70 भी नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारे साथ सिर्फ नहीं है, जैसे अभी हमको एक सुनने में आया था पिछले बार जो उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें पूरा कुड़ुक लैंग्वेज में जितना भी लोग एग्ज़ाम दिया था उसमें मात्र एक कोई पास करता है। अब मात्र एक कोई पास करता है जो कुड़ुक लैंग्वेज लेके पढ़ रहा है। तो ये जो चाहे उसको जेएसएससी को गलत बोला जाए या फिर जो क्वेश्चन बनाने वाले लोग गलत हैं, ये तो हमारे साथ काफ़ी अन्याय कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको सुधारा जाए और मैं झारखंड सरकार से कहना चाहूँगा कि जो भी सिस्टम यहाँ पर जेएसएससी जेपीएससी में चल रहा है उसको जल्द से जल्द सुधारे। क्योंकि देखिए बात ऐसा नहीं है कि जैसे बड़े भैया ने बोला कि नौकरी ही मिले सबको, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो वो हमें भी पता है और हर छात्र को पता होता है। लेकिन एक उम्मीद एक आशा से पड़ता है कि हम भी कुछ अटेम्प्ट दें ताकि हम भी समझ पाएँ कि हम काबिलियत हैं या नहीं है कि हम जॉब ले पाएँ। हम बिना इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे हम अपने आप को कैसे नाप तौल कर सकेंगे कि हम उस काबिल नहीं हैं? क्योंकि एग्ज़ाम अगर कंटिन्यूअस हो, जैसे कैलेंडर बेसिस पे एग्ज़ाम हो, हम 2-4 एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें, हमें लगेगा कि नहीं हो पाएगा, तो हम अपना दूसरा रोज़ी-रोटी जो भी है हम देखेंगे। तो सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी धांधली, अनियमितताएँ जो हो रही है, उसको नियमित रूप से करें और जल्द से जल्द सारा वैकेंसियों को लाएँ, ताकि हम जैसे छात्र इधर-उधर ना भटके और इस तरह की जो पीड़ा है हमारे साथ, जैसे बड़े भैया लोग को देख रहे हैं, तैयारी करते-करते इनके इतना समय गुज़र जा रहे हैं, कल को ना ऐसा हो कि हमारे साथ भी यही हाल हो। बोलिए। आप स्विगी में भी काम करते हैं? काम हम लोग ऐसा नहीं है कि स्विगी में, यहाँ पर सब कोई कुछ ना कुछ काम ही करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर ऐसा परिवार से नहीं आते हैं कि आप जान ही रहे होंगे रांची में जो खर्च है वो खर्च घर वाले दे पाए, ऐसा हम लोग का परिवार वाले लोग पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपना पॉकेट खर्चा का बात हो तो हम लोग कुछ भी काम कर लेते हैं। तो काम और पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं? बात यही है, ये समझने वाली बात है। अगर जैसे अभी है हम लोग काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो दोनों इसे लोग बहुत बार आती है कि नहीं आरक्षण वाली बातें हो जाती है। तो एक्चुअली में जो आरक्षण की बातें करती है कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, हमारे साथ आए, हमारा जो लाइफ है उस चीज़ में वो इन्वॉल्व हो, फाइट करे हमारे साथ। जैसे भैया बोले एक टीचर ही सारा सब्जेक्ट पढ़ाता है, मेरे साथ भी यही हुआ है। और हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल का हाल देखा जाए तो जितना पढ़ाई में स्ट्रिक्ट नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा सरकार को मिड डे मील का चिंता लगी रहती है। पढ़ाई को नहीं पहला प्राथमिकता नहीं देता है, वो मिड डे मील की प्राथमिकता पहला देता है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग उस स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, तो हमारा क्या स्थिति हो सकता है और कंपटीशन में हम लोग का लेवल क्या रह सकता है। जैसे अभी हम लोग को, जैसे भैया ने पूछा कि आप कंपटीशन का क्या तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, हमने कहा नहीं कहा। तो एक्चुअली में हम नहीं करते हैं। एक बार कर रहे थे, छात्रवृत्ति मिली हुई थी, उसी को हमने दिया था फीस के रूप में, फिर कुछ दिन किया, फिर बाद में तो इधर अभी हमको छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रही है। तो छात्रवृत्ति भी एक नहीं मिलना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखद बातें हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। फिर उतना टफ कंपटीशन कर पाना हमारा बस का बात भी नहीं हो पाता। हम लोग जितना तैयारी करते हैं, जितना पढ़ाई कर पाते हैं, जितना हम लोगों को समझ है, अगर उस तरह के कंडीशन में आके लोग हमसे फाइट करें, उसके बाद में बोले कि नहीं ये बच्चा सच में कमज़ोर है, तो फिर वहाँ पर ही जो बोला जाए हम लोग मानने को तैयार रहेंगे। यहाँ के जो बच्चे हैं वो अनफेयर फाइट भी पूरी फेयरनेस के साथ लड़ रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ लड़ रहे हैं। तो इसी के साथ हमने आपको बातचीत सुनाई। आप इस बातचीत पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला, आप उस पर अपनी राय रख सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत है, कैमरे के पीछे कीर्ति थी और आप देख रहे थे प्रभात खबर। शुक्रिया।